तो चलिए सीधे चलते हैं अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसे सैनिक के मिशन पर जिसे सरकार कभी आधिकारिक तौर पर मानने वाली नहीं है। ये कहानी है सार्जेंट आयरन की, एक कच्ची अनसुनी दास्तां। और कहानी की शुरुआत होती है एक काफी गंभीर खोज से। लेफ्टिनेंट मोरेल के अवशेषों के पास अधिकारियों को सिर्फ एक चीज मिलती है, एक अंगूठी। लेकिन ये सिर्फ कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरनाक राज का पहला सुराग है। आखिर उनके साथ हुआ क्या था? और बस यहीं से एंट्री होती है सार्जेंट आयरन की। उन्हें एक ऐसे मिशन के लिए चुना जाता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है ही नहीं, एक ऐसा काम जिसे पूरी तरह से ऑफ द बुक्स रखा गया है। तो उनके मिशन के जो नियम हैं वो बिल्कुल साफ हैं, और सच कहूं तो रोंगटे खड़े करने वाले। आधिकारिक तौर पर तो ये कहा गया कि लेफ्टिनेंट मुरेल की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन असलियत का पता लगाने के लिए आयरन को भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही वो देश से बाहर कदम रखेंगे, उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। कोई बैकअप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ वो और उस मरे हुए ऑफिसर की अंगूठी। अब जब आयरन अमेज़न पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है एक बहुत ही भयानक सच से। यहाँ जंगल की गहराइयों में उनकी मुलाकात होती है अपने असली दुश्मन से, और वो देखते हैं कि प्रगति यानी तरक्की के नाम पर कैसी कीमत वसूली जा रही है। आयरन जो वहां देखते हैं वो डरावना है। वहां की स्थानीय जनजातियों को गुलाम बना लिया गया है। उनसे बेहद खराब हालातों में काम करवाया जाता है। बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव होता है उनके साथ। वो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जो उनसे उनकी इंसानियत ही छीन रहा है। और इस पूरी तकलीफ के पीछे सिर्फ एक आदमी है, विंसेंट वेनिक, एक बेहद क्रूर डच उद्योगपति जिसे जंगल के बीच से एक हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसे हर मील के पैसे मिलते हैं, और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। और हाँ, यही वो शख्स है जिसने लेफ्टिनेंट मोरेले को मारा था। देखिए, वैनिक के वादों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। उसने वादा किया था मोटी तनख्वाह का, लेकिन बदले में दी गुलामी। उसने वादा किया सभ्यता का, लेकिन उसने दिया खून और मौत। उसकी ये जो प्रोग्रेस की पट्टी है ना, उसके पीछे सिर्फ बर्बादी छिपी है। और जब वैनिक से इसके बारे में पूछा जाता है, उसकी इस क्रूरता के बारे में, तो उसका जवाब उसका असली चेहरा सामने ला देता है। वो कहता है, तो क्या ये सभ्यता की कीमत है? बस ये एक लाइन उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है। मुनाफे के लिए इंसानी जिंदगी को कुछ ना समझना। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मिलते हैं फादर लियोनार्ड से, एक ऐसे साथी जिनका आखिरी हिम्मत भरा कदम वैनिक के खिलाफ इस लड़ाई का रुख ही बदल देगा। फादर लियोनार्ड का बस एक ही मकसद है, दुनिया को बताना कि अमेज़न के इस हिस्से में आखिर चल क्या रहा है। वो वैनिक के सारे जुल्म को फिल्म पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एक सबूत के तौर पर, ताकि बाहर की दुनिया को सच दिखाया जा सके। और उनका प्लान जितना सिंपल है, उतना ही कमाल का है। उन्हें पता है कि वो मरने वाले हैं, इसलिए वो आयरन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब वो मर जाएं तो उनका अंतिम संस्कार करना, फिल्म के रोल्स को उनकी राख वाले कलश में छिपा देना, और फिर किसी तरह वैनिक से ही वो सबूत यूनाइटेड स्टेट्स भिजवा देना। एक आखिरी डेस्परेट टाउन। और प्लान काम कर जाता है। ये वही पल है जब वैनिक का बॉस उसके सामने वही तस्वीरें रखता है जो अब अमेरिका पहुंच चुकी हैं, और उससे कहता है, तुम्हें एक मरे हुए पादरी और एक ब्लैक सार्जेंट ने चकमा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तो अब आयरन के सामने है उनका सबसे बड़ा इम्तिहान, इन बिखरी हुई डरी हुई जनजातियों को एकजुट करना, और उन्हें एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार करना जिसे वो खुद नामुमकिन मानते हैं। इन लोगों को प्रेरित करने के लिए आयरन कहानियों का सहारा लेते हैं। वो उन्हें स्पार्टकस की कहानी सुनाते हैं, एक गुलाम जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। वो उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जुल्म के सामने भी लड़ने की एक वजह होती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो लोग अपने नेता को खो देते हैं, और उनके साथ ही सारी उम्मीद भी जैसे टूट जाती है। यहां तक कि आयरन को भी अपने मिशन पर शक होने लगता है। क्या ये विद्रोह शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? और फिर ठीक जब लगता है कि सब खत्म हो गया, कुछ ऐसा होता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। जंगल में एक शंख की आवाज गूंजती है। ये एक पुकार है, और देखते ही देखते एक एक करके सारी जनजातियां, यहां तक कि वो भी जो सबसे अलग थलग रहती थीं, सामने आ जाती हैं। जो कल तक डरे हुए बिखरे हुए लोग थे, वो अब लड़ने के लिए तैयार एक पूरा राष्ट्र बन चुके हैं।
ये एक बहुत ही गहरा पल है। जैसा इस कथन में कहा गया है, आयरन अपनी आंखों से देखता है कि एक पूरा देश जीने के लिए मरने को तैयार है। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, बात है अपना भविष्य खुद लिखने की। तो अब मैदान सज चुका है। ये नई नवेली सेना वैनिक की फौज पर अपने हिम्मत भरे हमले की तैयारी कर रही है और लगता है जैसे जंगल खुद पलटवार करने को तैयार है। प्लान की शुरुआत होती है एक घात लगाकर हमले से। वैनिक के ही चुराए हुए डायनामाइट का इस्तेमाल करके ये लोग उसके आदमियों को एक मौत के जाल में फंसाते हैं। जंगल की उस घाटी में एक धमाकेदार लड़ाई छिड़ जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी है, जहां ये जनजातियां अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रही हैं। वैनिक के उन भाड़े के सैनिकों के लिए ये एक जीता जागता बुरा सपना है। उन्हें ये एहसास होता है कि पूरा का पूरा जंगल ही उनके खिलाफ हो गया है। हर पेड़, हर परछाई उन्हें दुश्मन नजर आ रही है। और आखिर में आमना सामना होता है सार्जेंट आयरन और वैनिक का, और आयरन के मुंह से निकलती है वो आखिरी आइकॉनिक लाइन, जो इंसाफ, बदले और पहचान का एक ऐसा पावरफुल स्टेटमेंट है जो सारी कहानी को एक साथ जोड़ देता है। तो ये असाधारण कहानी हमें किस मोड़ पर लाकर छोड़ती है? ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होता है जब इंसाफ के लिए एक इंसान की लड़ाई एक पूरे देश को अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए प्रेरित कर देती है। ये सबूत है एक इंसान की हिम्मत का और एकता की उस अद्भुत ताकत का।